सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल शर्मा ऑफिशियल मैथ पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जो कि इसमें थ्योरम की हम लोग बात करेंगे। जो फर्स्ट थ्योरम है क्लास 10th में थेल्सपर में, यहाँ से क्या होता है एग्ज़ाम में 5 नंबर का सवाल पूछ सकता है। थ्योरम से खाली लगभग 2 थ्योरम पूछता है और टोटल 7 थ्योरम है एग्ज़ाम में। ये पढ़ना जो हम लोग के सिलेबस में है उस 7 थ्योरम है और लगभग यहाँ से 2 थ्योरम पूछता है एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग एक थ्योरम अभी पढ़ते हैं, बाकी अगले वीडियो में हम लोग पारा पारी से एक एक वीडियो पर पढ़ते चले जाएंगे। तो थ्योरम फर्स्ट थ्योरम ये है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय में क्या होता है कि एक त्रिभुज के लिया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी बोलते हैं। तो हम लोग इसके बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं थेल्स प्रमेय। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, थेल्स प्रमेय किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग इसको परिभाषा की यानी डिफिनेशन के बारे में जानेंगे कि थेल्स प्रमेय होता क्या है। ठीक है, इसका डिफिनेशन क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको थ्योरम हम लोग पढ़ रहे हैं और ये चीज़ जानेंगे। फर्स्ट थ्योरम है का चीज़ फर्स्ट थ्योरम है और लगभग हम लोग के 7 थ्योरम पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं। परिभाषा में क्या है, परिभाषा ये कहता है करेगा, इसका थ्योरम क्या है, इसका परिभाषा क्या है कि यदि किसी त्रिभुज के बोलता है कि यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समानांतर हम रेखा खींचते हैं, जैसे कि आप लोग समझ सकते हो इसके डेफिनेशन में इस त्रिभुज के उदाहरण से लेकर समझा देता हूँ। जिससे ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के नाम देता हूँ ए बी सी। आप लोग दिख रहा होगा कि इसमें 3 भुजा। ठीक है, अगर हम किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचते हैं, ठीक है, तो मान के चलो हम लोग बी सी के समानांतर एक रेखा खींचते हैं, यहाँ से इसको डी ई नाम धर देते हैं। ठीक है, अब इस रेखा को हमने क्या किया तो मिला दिया। अब यहाँ पे हमने शर्त क्या है यहाँ पे कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, तो हमने BC के समांतर कौन खींचा है तो DE खींचा। ठीक है, तो ये साबित करना है कि इसमें जो इसकी जो भुजा है यानी कि AC और AB, ये जो DE क्या समान अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि हमारा परिभाषा क्या है, तो यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य 2 भुजाओं को क्या करता, एक ही अनुपात में विभाजित करना है। तो हमें ये सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें त्रिभुज में जो दिया हुआ मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कि माना कि, या फिर लिख सकते हो कि दिया हुआ है। माना कि क्या कर सकते हैं, तो त्रिभुज ABC में जो दिया हुआ है, ठीक है, तो त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया, तो त्रिभुज ABC में हम लोग दे सकते हैं तो BC के समानांतर हमने DE खींचा। ठीक है, क्या चीज़ कह जाए, तो BC के समानांतर हमने DE खींचा। ठीक है, BC के समानांतर हमने क्या खींचा तो DE खींचा। इतना हम लोग जो क्या हुआ कि AB तथा AC के दो बिंदु पर मिलता है। लिख सकते हैं कि जो AB तथा AC को दो बिंदुओं कहाँ तो D तथा E पर विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता है, देख सकते हो यहाँ पे हमने क्या किया, तो BC के समानांतर DE खींचा। ठीक है, खींचने पर यह पता चला कि AB को और AC को DE पर काट रहा है। ठीक है, काट रहा है या फिर विभाजित कर रहा है। ठीक है, इतना आपको दिया हुआ है ये चीज़। अब हमें क्या करना है कि इसमें हमको सिद्ध क्या करना है। ठीक है, सिद्ध एक्चुअली में देखो क्या करना कि AD जो है AD बटा DB, AD बटा DB बराबर AD बटा DB सिद्ध करना, AB बटा DB बराबर, अब क्या करना है तो AE बटा EC, AE बटा EC हमको ये सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है कि इसकी जो अन्य 2 भुजाएं यानी कि AB और AC को क्या ये समान अनुपात में विभाजित हो रहा है, तो इसको हमको ये सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करने से पहले हमको एक रचना करना पड़ता है, इसमें या कुछ बनाना पड़ता है। ठीक है, इस त्रिभुज में तो सिद्ध करने से पहले हम लोग की एक रचना बनाना पड़ेगा। रचना वो क्या है, देखिए रचना क्या करना है कि इसमें यहाँ से उठाना है। ठीक है, इस पर क्या करना है तो AB पर एक लंब खींचना है।
ठीक है, जिसको एन बना देना है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाना है। ठीक है, तो रचना में हमने क्या किया कि ए बी पर लंब हमने कितना खींचा, तो ई एन। ठीक है, उसी पर करता था। अब देख सकते हैं इसमें ए सी क्या है, तो ए सी लंब अब यहाँ से इधर से भी खींच दो। ठीक है, तो एम हमने खींचा, यानी कहने का मतलब है कि ए सी पर लंब हमने क्या कौची खींचा, तो डी एम खींचा, यानी ए सी पर लंब हमने डी एम खींचा। ध्यान से देखना है, ठीक है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमने लंब खींचा। और एक चीज़ और करना है इसमें, एक बार और करना है कि यहाँ से इसको मिला देना। ठीक है, यानी लिख सकते हैं कि और बी से ई एवं अब इसको मिला देना है, यानी कि डी से सी को मिला देना है। डी से सी को काची किया, तो मिलाया। ठीक है, इतना आपको मिला देना है, या आपको रचना में करना है। बस इतना करना है कि यहाँ से लंब खींचना और यहाँ से लंब, और दोनों को मिला देना। ठीक है, ये आप लोग को कर लेना है। ठीक है, तो हमने इतना कर दिया। अब हम लोग के लेके चलना है, क्या करना है कि, तो आप लोग इतना का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे लिखते हैं। ठीक है, इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सीध क्या करना है, रचना क्या करना है, देखिए। तो रचना के बाद आता है परिमाण, यानी कि उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति या फिर परिमाण बोल सकते हैं। तो क्या हुआ कि देख सकते हैं एक त्रिभुज बना, ए डी ई बना। ठीक है, त्रिभुज ए डी ई बना। इसका क्या करो कि इसका एक क्षेत्रफल निकाल दो। ठीक है, और इसमें भाग लगा दो त्रिभुज, तो इसमें डी ई बी बचा, इसको से डी बी ई का क्षेत्रफल क्या करो, तो भाग लगा दो। ठीक है, तो देख सकते हो कि त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो आधार का आ जाता है इसमें, तो ए डी आ जाता है। तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 ए डी इंटू, अब इसमें क्या होता है, इसका ऊंचाई कौन जाता है, तो लंब हमने खींचा था ई एम, तो इसका ऊंचाई कौन हो गया, ए एम। इसमें भागा लगा दो 1/2, अब आधार इसमें कौन हो जाएगा, तो ई बी डी। अब इसमें हमने लंब क्या माना था पहले कि ए बी पर लंब हमने ई एन माना था, तो यहाँ भी लंब है। ठीक है, तो इसी प्रकार इसका लंब कौन हो जाएगा, तो ई एन आ जाएगा। ठीक है, आप लोग काट छाट के इसको ऐसे काट सकते हैं। तो हमारा फाइनल रिजल्ट जो होता है ए डी बटा बी डी, इसका आप पहला समीकरण मानो। ठीक है, आप लोग पहला समीकरण मानते हैं। अगर हम पुनः लेके चलते हैं इसको, पुनः यानी कि दोबारा फिर हम लोग लेकर चलते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल में क्या करो, अपने आप से भाग दे दो त्रिभुज ई बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ई बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ए डी का क्षेत्रफल निकालना है, तो आखिरी लंब ये लिए थे, तो आखिरी ये इधर वाला लेना है, यानी कि डी एम लेना। तो 1/2 आधार का चीज ले सकते हैं, तो ई बी का, चूँकि उधर का क्षेत्रफल निकाल ले। ठीक, अब इसमें लंब हम लिख सकते हैं डी एम। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भागा दे दो। अब ई बी सी का क्षेत्रफल, तो ई बी सी का क्षेत्रफल अगर निकालते हैं, तो इसमें देखो आधार ई सी हो जाता है, काचे आ जाता है, आधार ई सी आ जाता है, और इसमें लंब जो हो जाएगा वो डी एम ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग काट सकते हैं। तो फाइनली हम लोग का बचता है ई बी ए ई बचा ई सी, इसको आप लोग दूसरा समीकरण मान रहे हैं। ठीक है, आप लोग इतना कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ से जो मेन है क्या है, मेन है क्या है कि चूँकि हम यहाँ से लिखते हैं, चूँकि त्रिभुज ए बी सी देखना है। ठीक है, चूँकि त्रिभुज ए बी सी देखना है। ठीक है, इसमें क्या है कि बी सी के समानांतर ई बी खींचने पर कौन चीज़, चूँकि ए बी सी में बी सी के समानांतर डी ई रेखा खींचने पर ये बन गया नीचे दो गो त्रिभुज बन गया। ठीक है, इस त्रिभुज के देखो और इस त्रिभुज के देखो, इफ ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के देखो, तो ये त्रिभुज क्या होता है, ये दोनों बराबर हो जाता है। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जब ये चूँकि दोनों का आधार सेम ही है। ठीक है, तो सेम नीचे होने के कारण ये दोनों त्रिभुज का हो गए, तो बराबर हो गए। इसीलिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए समीकरण
समीकरण 1 और 2 से लेके चलते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 में क्या है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल है, ठीक है। उसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज समीकरण 1 लिख रहे हैं, ठीक है, डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ये वाला समीकरण से, यानी दूसरा समीकरण। तो एरिया ऑफ इसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, और इसका एरिया ऑफ इसको भी लिख सकते हैं, तो ई बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब ये निकला तो त्रिभुज पहला समीकरण से हम लोग का हल करने के बाद निकला था ए डी बटा बी डी, और दूसरा समीकरण से हल करने के बाद हमको निकला था तो ए ई बटा ई सी। देखो हम लोग को सीध जो करना था इतना ही करना था। ये इससे ये पता चलता